हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे मॉक ड्रिल सीरीज 36 जो कि आपकी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरएफ 5.0 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1051। व्हाट इज द टोन ऑफ डॉवर बीच? डॉवर बीच पोएम है मैथ्यू आर्नोल्ड की। इस पोएम की टोन क्या है? चेयरफुल एंड uplifting, melancholic and reflective, humorous and sarcastic, romantic and passionate। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिलंकलिक एंड रिफ्लेक्टिव। एक्सप्लेनेशन देखिए। डॉबर बीच पोएम का पब्लिकेशन आया था 1867 में। 1867 में ये पोएम पब्लिश हुई थी इन द वॉल्यूम न्यू पोएम्स में। सेटिंग देखिए। डॉवर बीच पोएम की सेटिंग रखी गई थी डॉवर बीच में, फेसिंग द स्टेट ऑफ डॉवर विद द व्यू ऑफ द फ्रेंच कोस्ट। स्ट्रक्चर, द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। फ्री वर्स में लिखी गई है, अलाउइंग फॉर अ मोर कन्वर्सेशनल एंड इंट्रोस्पेक्टिव टोन। तो फ्री वर्स में लिखी गई है, 1867 में पब्लिश हुई है न्यू पोएम्स वॉल्यूम में। इसकी सेटिंग रखी गई है डॉवर बीच, फेसिंग द स्टेट ऑफ डॉवर विद द व्यू ऑफ द फ्रेंच कोस्ट में। क्वेश्चन नंबर 1052। हाउ डज अर्नोल्ड डिस्क्राइब द वर्ल्ड एट द एंड ऑफ द पोएम? डॉवर बीच पोएम में अर्नोल्ड ने वर्ड को किस रूप में डिस्क्राइब किया है? पोएम के एंड में वर्ड को किस रूप में डिस्क्राइब किया है? ऑप्शन ए में है अ प्लेस ऑफ पीस एंड हार्मनी। ऑप्शन बी अ बैटल फील्ड ऑफ कंफ्यूजन एंड डार्कनेस। ऑप्शन सी अ पैराडाइज ऑफ एंडलेस लव। या ऑप्शन डी अ लैंड ऑफ एडवेंचर्स एंड डिस्कवरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैटल फील्ड ऑफ कंफ्यूजन एंड डार्कनेस के रूप में पोएम के एंड में वर्ड को डिस्क्राइब किया है मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपनी पोएम डॉवर बीच में। क्वेश्चन नंबर 1053, 1053 क्वेश्चन। व्हाट लिटरेरी टेक्निक इज यूज्ड इन द फ्रेज इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस? ये फ्रेज भी डॉवर बीच पोएम का ही है। अब इस फ्रेज में कौन सी लिटरेरी टेक्निक यूज की है मैथ्यू आर्नोल्ड ने? मेटाफर, एलिटेशन, हाइपरबोल, ओनोमेटोपोइया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेटाफर को यूज किया है मैथ्यू आर्नोल्ड ने डॉवर बीच पोएम में। इस फ्रेज में इटर्नल नोड ऑफ सैडनेस, ये फ्रेज आया है डॉवर बीच पोएम में। क्वेश्चन नंबर 1054, विच फेमस एंशिएंट ग्रीक प्लेराइट्स डज अर्नोल्ड रेफरेंस इन द पोएम डॉवर बीच? डॉवर बीच पोएम में मैथ्यू आर्नोल्ड ने कौन से फेमस एंशिएंट ग्रीक प्लेराइट है उनका रेफरेंस दिया है अपनी पोएम में? यूरोपाइड्स, सोफोकल्स, एस्काइलस, आइस्टोफेनेस। कौन से एंशिएंट ग्रीक प्लेराइट है जिसका रेफरेंस अपनी पोएम डॉवर बीच में दिया है मैथ्यू आर्नोल्ड ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोफोकल्स का रेफरेंस दिया है अपनी पोएम डॉवर बीच में। क्वेश्चन नंबर 1055, 1055 क्वेश्चन। What does Arnold ultimately reflect on his thesis? फाइनली अर्नोल्ड थेसिस पोएम में क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? वैल्यू ऑफ एजुकेशन को, नीड फॉर रिलीजियस डिवोशन, लॉस ऑफ फ्रेंडशिप एंड द एंड्यूरिंग पावर ऑफ नेचर, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल चेंज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द लॉस ऑफ फ्रेंडशिप एंड द एंड्यूरिंग पावर ऑफ नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं फाइनली मैथ्यू आर्नोल्ड अपनी पोएम थायरेसिस में। एक्सप्लेनेशन देखिए। थायरेसिस पेस्टोरल एलेजी है मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है, पब्लिश हुई है 1866, कमेमोरेटिंग हिज फ्रेंड ऑर्थर यू
क्लॉ हु डाइड इन 1861। अपनी पोएम थायरेसिस इन्होंने लिखी थी अपनी फ्रेंड के याद में। इनके फ्रेंड का नाम था ऑर्थर ह्यू क्लॉ। इनकी डेथ हो गई थी 1861 में। 24 स्टैंजा पोएम है विद ईच स्टैंजा कंसिस्टिंग ऑफ 10 लाइन्स, मोस्टली इन आयम्बिक पेंटामीटर विद द 6 लाइन इन आयम्बिक ट्राईमीटर। पोएम की सेटिंग रखी गई है ऑक्सफोर्ड कंट्री साइड, अ प्लेस दैट अर्नोल्ड क्रो फ्रिक्वेंटेड एज स्टूडेंट्स। जो मैथ्यू अर्नोल्ड और उनके फ्रेंड है क्लॉ, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फ्रेंड रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1056, 1056 क्वेश्चन। इन थायरेसिस हाउ डज अर्नोल्ड पोर्ट्रे क्लॉ इन द पोएम। थायरेसिस पोएम में मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्लॉ को किस रूप में चित्रित किया है? एज अ लॉस्ट वॉरियर, एज अ नॉवल बट वंडरिंग स्पिरिट, अ फेल्ड पोएट, रेवोल्यूशनरी लीडर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसा नॉवल बट वंडरिंग स्पिरिट के रूप में चित्रित किया है अपनी पोएम थायरेसिस में क्लॉ को। क्वेश्चन नंबर 1057, व्हाट रिकरिंग री इमेज represents claw memory in Thyrsis? Sea waves, signal elm tree, white cliff of Dover mountain peak. What recurring image represents Claw's memory in Thyrsis? क्लॉ की मेमोरी को रिप्रेजेंट किया है कौन सी इमेज के रूप में अपनी पोएम थायरेसिस में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द सिग्नल एम ट्री के रूप में क्लॉ की मेमोरी को रिप्रेजेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 1058, विच फेमस पोएट्स वर्क इन्फ्लुएंस्ड थायरेसिस? जॉन मिल्टन, एडमंड स्पेंसर, वर्जिल, पीवी शैली। कौन से पोएट का वर्क है जिन्होंने प्रभावित किया है थायरेसिस पोएम को? जॉन मिल्टन के वर्क ने प्रभावित किया है थायरेसिस को, या एडवर्ड स्पेंसर के वर्क ने, वर्जिल के वर्क ने, या पीवी शैली के वर्क ने प्रभावित किया है थायरेसिस पोएम को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्जिल के वर्क ने प्रभावित किया है थायरेसिस पोएम को। क्वेश्चन नंबर 1059, 1059 क्वेश्चन। थायरेसिस इज रिटेन एज अ ट्रिब्यूट टू विच ऑफ अर्नोल्ड्स फ्रेंड्स? अभी लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस कर चुके हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट ब्राउनिंग, ऑर्थर ह्यू क्लॉ, या अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑर्थर ह्यू क्लॉ। क्वेश्चन नंबर 1060, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्कॉलर जिप्सी? स्कॉलर जिप्सी मैथ्यू अर्नोल्ड का ही वर्क है, इसकी सेंट्रल थीम क्या है? ऑप्शन ए में है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजियन, ऑप्शन बी द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड द लॉस ऑफ पैशन इन मॉडर्न लाइफ, ऑप्शन सी द पावर ऑफ नेचर ओवर ह्यूमन सिविलाइजेशन, या ऑप्शन डी द स्ट्रगल बिटवीन वेल्थ एंड पॉवर्टी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड लॉस ऑफ पैशन इन मॉडर्न लाइफ। एक्सप्लेनेशन देखिए, द स्कॉलर जिप्सी पोएम है मैथ्यू अर्नोल्ड की, पब्लिश्ड हुई है 1853, एक्सप्लोर्स थीम ऑफ एस्केपिज्म। एस्केपिज्म, ये थीम याद रखिएगा, एस्केपिज्म मतलब पलायनवाद। पलायनवाद की थीम किस पोएम में दिखाई है मैथ्यू अर्नोल्ड ने? तो स्कॉलर जिप्सी में दिखाई है। द सर्च फॉर मीनिंग एंड द कंट्रास्ट बिटवीन द आइडियल एंड द रियल वर्ल्ड। The poem centers on the legendary Oxford scholar who abandoned his studies to join a band of gypsies seeking a more meaningful life. ये पोएम है सेंटर है ऑक्सफोर्ड स्कॉलर के इर्द गिर्द घूमती है, जो ऑक्सफोर्ड स्कॉलर जो कि उन्होंने अपनी स्टडी को त्याग दिया था और ज्वाइन कर लिया था बैंड ऑफ जिप्सी को, और एक मीनिंगफुल लाइफ की खोज में निकल गए थे।
इस पोएम का इंस्पिरेशन है, ये पोएम बेस है स्टोरी ऑफ जोसेफ ग्लैनबेल्स की द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग 1661 में आई थी। तो स्कॉलरशिप सी 1853 में आई थी। थीम ऑफ एस्केपिज्म है, सर्च फॉर मीनिंग है। ये पोएम बेस है जोसेफ ग्लैनबेल्स की वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग पर। क्वेश्चन नंबर 1061, व्हाट इज द स्कॉलर जिप्सी बेस्ड ऑन? ग्रीक मिथ, मीडियम रोमांस, 17th सेंचुरी लीजेंड, रिकॉर्डेड बाय जोसेफ ग्लैनविल, शेक्सपियरियन प्ले। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है, द स्कॉलर जिप्सी बेस है जोसेफ ग्लैन पर, 17th सेंचुरी लीजेंड, रिकॉर्डेड बाय जोसेफ ग्लैन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 1062, 1062 क्वेश्चन, हाउ डज अर्नोल्ड कंट्रास्ट द स्कॉलर जिप्सी विद मॉडर्न लाइफ? स्कॉलरशिप जो स्कॉलर जिप्सी पोयम है मैथ्यू नोट की, कैसे कंट्रास्ट है मॉडर्न लाइफ के साथ में, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द स्कॉलर जिप्सी इज डिपिक्टेड एज फ्री एंड पर्पसफुल while modern life is full of confusion and despair. Question number 1063, what literary form does the scholar gypsy follow? कौन सा लिटरेरी फॉर्म है जो स्कॉलर जिप्सी फॉलो करती है? सोनेट है, लिरिक पोएम है, पेस्टो एलेजी है, इपिक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेस्टोरा एलेजी है द स्कॉलर जिप्सी। क्वेश्चन नंबर 1064, व्हाट डज द इमेजरी ऑफ ऑक्सफोर्ड कंट्री साइड रिप्रेजेंट इन द पोएम द स्कॉलर जिप्सी? द लॉस्ट ग्रैंडियर ऑफ इंग्लैंड, द कंट्रास्ट बिटवीन नेचर्स परमानेंस एंड ह्यूमन इनस्टेबिलिटी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन निगेटिव इफेक्ट्स, बैटल बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द कंट्रास्ट बिटवीन नेचर्स परमानेंस एंड द ह्यूमन इनस्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 1065, एम्पेटोकल्स ऑन एटना इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज? लेकर बैलेट है, ड्रामेटिक पोएम है, फिलोसफिकल एसे है या हिस्टोरिकल नॉवेल है? एम्पेटोकल्स ऑन एटना ये भी पोएम है मैथ्यू नोट की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये एक ड्रामेटिक पोएम है। एम्पेटोकल्स ऑन एटना ये पब्लिश हुई थी 1852 में और ये एक ड्रामेटिक पोएम है। क्वेश्चन नंबर 1066, वेयर डज एम्पेटोकल्स मीट हिज ट्रेजिक एंड इन द पोएम एम्पेटोकल्स ऑन एटना? इन अ बैटल, इन अ टेम्पल, ऑन माउंट एटना, बाय ड्वाइनिंग इन अ रिवर। एम्पेटोकल्स की ट्रेजिक एंड कहाँ पर होती है पोएम में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑन माउंट एटना में। क्वेश्चन नंबर 1067, व्हाट फिलोसफिकल आइडियाज आर रिफ्लेक्टेड इन एम्पेटोकल्स ऑन एटना? कौन से दार्शनिक विचार है जो रिफ्लेक्ट करते हैं एम्पेटोकल्स ऑन एटना में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टोसिज्म एंड एक्सिस्टेंशियल डिस्पेयर। क्वेश्चन नंबर 1068, व्हाट इज द पोएटिक स्ट्रक्चर ऑफ द एम्पेटोकल्स ऑन एटना? आपको एम्पेटोकल्स ऑन एटना का पोएटिक स्ट्रक्चर बताना है, किस फॉर्म में ये लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में, राइमिंग कपलेट्स में, फ्री वर्स में या सोनेट सीक्वेंस में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है एम्पेटोकल्स और एटना। क्वेश्चन नंबर 1069, हु इज द स्पीकर इन द पोएम द फॉरसेकन मरमेन? द फॉरसेकन मरमेन पोएम में स्पीकर कौन है? मार्गरेट, द मरमन, अ सेलर या ए प्रीस्ट?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द मर्मन। द फॉर सेकेंड मर्मन, ये भी मैथ्यू अर्नोल्ट की पोएम है और इसका स्पीकर है द मर्मन। द फोर सेकेंड मर्मन एक पोएम है मैथ्यू अर्नोल्ट की, पब्लिश हुई है 1849 में। इन इस कलेक्शन, इनका कलेक्शन आया था द स्टेट रिवलर एंड अदर पोएम्स। इसी कलेक्शन में पब्लिश हुई है द फोर सेकेंड मर्मन 1849 में, और ये पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। क्वेश्चन नंबर 1070, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द फोर सेकेंड मर्मन? फ्री वर्स, राइमिंग कपलेट्स, इरेगुलर, राइम एंड मीटर, सोनेट फॉर्म। द फोर सेकेंड मर्मन की राइम स्कीम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इरेगुलर, राइम एंड मीटर में लिखी गई है द फोर सेकेंड मर्मन। क्वेश्चन नंबर 1071, व्हाट इज द फाइनल फेथ ऑफ मार्गरेट इन द पोएम द फोर सेकेंड मर्मन? द फोर सेकेंड मर्मन में मार्गरेट का फाइनल फेथ क्या था? ऑप्शन ए में है सी रिटर्न्स टू द मर्मन, सी इज लॉस्ट इन प्रेयर एंड नेवर रिटर्न्स, सी ड्राउन इन द सी, सी बिकम्स द क्वीन ऑफ अ न्यू किंगडम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी इज लॉस्ट इन प्रेयर एंड नेवर रिटर्न्स। वह प्रार्थना में खो जाती है और कभी वापस नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 1072, व्हाट इज द मेन सेटिंग ऑफ द पोएम सोराब एंड रुस्तम? सोराब एंड रुस्तम पोएम की सेटिंग क्या है? एंशिएंट ग्रीस, एंशिएंट पर्सिया, मिडिवल इंग्लैंड या अमेरिकन वेस्ट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंशिएंट पर्सिया। ये देखिए एक्सप्लेनेशन। सोराब एंड रुस्तम ये पोएम है मैथ्यू अर्नोल्ट की, नरेटिव पोएम है, फर्स्ट पब्लिश 1853 और रीटेलिंग एन एपिसोड फ्रॉम अ पर्सियन एपिक शाहनामा। क्वेश्चन नंबर 1073, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर मेंशन इन द पोएम? सोराब एंड रुस्तम पोएम में कौन सी रिवर को मेंशन किया गया है? द थेम्स, द नील, ऑक्सस या द यूफ्रेट्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द ऑक्सस पोएम को मेंशन किया गया है सोराब एंड रुस्तम पोएम में। क्वेश्चन अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1074, व्हाट इज द लिटरेरी फॉर्म ऑफ सोराब एंड रुस्तम? सोराब एंड रुस्तम जो पोएम है मैथ्यू अर्नोल्ट की, किस फॉर्म में लिखी गई है? सोनेट, एपिक पोएम, बैलेड या ड्रामेटिक मोनोलॉग? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपिक पोएम में लिखी गई है सोराब एंड रुस्तम। क्वेश्चन नंबर 1075, व्हाट इज द सोर्स ऑफ सोराब एंड रुस्तम प्लॉट्स? सोराब एंड रुस्तम पोएम का प्लॉट का सोर्स क्या है? अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस भी किया है। ग्रीक मैथोलॉजी, नॉर्स मैथोलॉजी, द पर्शियन एपिक शाहनामा या आर्थरियन लीजेंड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द पर्शियन एपिक शाहनामा। क्वेश्चन नंबर 1076, वाल्डर डेड बाई इज अ नैरेटिव पोएम बेस्ड ऑन नॉर्स माइथोलॉजी, स्पेशली द डेथ ऑफ द गॉड वाल्डर सन ऑफ ओडिन। आपको बताना है वाल्डर डेड किसके द्वारा लिखी गई है, जो कि एक नैरेटिव पोएम है और ये बेस है नॉर्स माइथोलॉजी पर, स्पेशली डेथ ऑफ गॉड वाल्डर पर बेस है, जो कि सन ऑफ ओडिन होती हैं। मैथ्यू अर्नोल्ट के द्वारा लिखी गई पोएम है, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम्ब या ना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैथ्यू अर्नोल्ट के द्वारा लिखी गई पोएम है वाल्डर डेड, जो कि नॉर्स माइथोलॉजी पर बेस है, स्पेशली द डेथ ऑफ गॉड वाल्डर पर, जो कि सन ऑफ ओडिन रहते हैं। ये पोएम पब्लिश हुई थी 1855 में। 1855 में पब्लिश हुई थी पोएम इनकी वाल्डर डेड। क्वेश्चन नंबर 1077, इन वाल्डर डेड व्हाट इज द नेम ऑफ द गॉड हु हेल्प्ड गॉड
into killing Balder. Balder डेड पोएम में आपको उन गॉड का नाम बताना है जिन्होंने हेल्प की गॉड हॉर्ड की हॉर्ड ने बॉर्डर को किलिंग किया था। किसने हेल्प की थी हॉर्ड को बॉर्डर को मारने में? ओडिन ने, थोर ने, हेमडॉल, लोकी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकी। लोकी ने हेल्प की थी हॉर्ड की बॉर्डर को मारने में। क्वेश्चन नंबर 1078, इन बॉर्डर डेट व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टीड दैट हरमोट्स राइड्स टू द अंडरवर्ल्ड? आपको नेम बताना है स्टीड। स्टीड यानी घोड़े का नाम बताना है कि क्या है जिन्होंने हरमोट्स जिन्होंने राइड्स किया था और राइड्स करके ही अंडरवर्ल्ड की यात्रा की थी। अंडरवर्ल्ड यानी पाताल लोक की यात्रा की थी घोड़े पे चढ़कर हरमोड ने। अब घोड़े का नाम क्या था आपको बताना है बाल्डर डेड पोएम में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्लेपनीर। क्वेश्चन नंबर 1079, इन वाल्डर डेथ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वाल्डर डेथ इन नॉर्स माइथोलॉजी? आपको बताना है नॉर्स माइथोलॉजी में वाल्डर की डेथ का सिग्निफिकेंस क्या है। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड्स एंड, रैग्नारॉक, इट इज द साइन ऑफ द गॉड्स पावर, इट इज द साइन ऑफ लॉकी ट्रीचरी, या इट इज द साइन ऑफ ओडिन्स ग्रीफ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड, रैग्नारॉक। रैग्नारॉक संसार की दुनिया के समापन की शुरुआत है का मार्क है जो वाल्डर की डेथ को दिखाया गया है नॉर्स माइथोलॉजी में। जो नॉर्स माइथोलॉजी में वाल्डर की डेथ को दिखाया गया है ये एक शुरुआत है। किसकी शुरुआत है? दुनिया के समापन की शुरुआत को दिखाया गया है। एक्सप्लेनेशन देखिए, ये बेस है वाल्डर पोएम है, ये बेस है नॉर्स माइथोलॉजी पर। वाल्डर की डेथ है लोकीस ट्रेकरी, चालाकी से वो वाल्डर की हत्या कर देता है। और ये इवेंट है फोर शैडोज द कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स ऑफ रैग्नारॉक। रैग्नारॉक का कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स को दिखाया गया है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ऑफ द वर्ल्ड को। क्वेश्चन नंबर 1080, इन वार्डर डेथ हाउ इज लॉकी पनिश्ड फॉर हिज रोल इन वार्डर्स डेथ? लॉकी को कैसे पनिश्ड किया जाता है वार्डर की डेथ में? जो उसका रोल रहता है उस रोल में इसको कैसे पनिश किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ही इज एक्साइल्ड फ्रॉम एसगार्ड। लोकी को एसगार्ड से निकाल दिया जाता है, इस रूप में उसको पनिश किया जाता है। ही इज एक्साइल्ड फ्रॉम एसगार्ड। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।